अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग बाहिफाजत होंगे। तेज़ाब के कतरे या इंसानियत का जवाल। नाजरीन, कोयटा के सिविल अस्पताल में पेश आने वाला तेज़ाब हमला सिर्फ एक खातून, एक डॉक्टर पर हमला नहीं बल्कि पूरे माशरे के ज़मीर पर एक ऐसा ज़ख़म है जिसको मुद्दतों याद रखा जाएगा और रखा जाना चाहिए। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खातून डॉक्टर पर दौरान ड्यूटी मुबैना तौर पर हस्पताल के एक मुलाजिम ने तेज़ाब फेंका जिसकी शिद्दत से वो झुलस गईं। वाक़ये के बाद उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद दी गई, बेहतर इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिम फरार की कोशिश के दौरान मुकाबले में हलाक हो गया। नाज़रीन, ये सवाल आज हर पाकिस्तानी खातून के जहन में है कि आखिर ऐसे वाक़यात बार बार क्यों रोनमा होते हैं? क्या हमारी इज्तिमाई तरबियत में कोई कमी रह गई है? क्या ख़वातीन की इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार को अभी तक वो मकाम नहीं मिल सका जिसकी ज़मानत आइन और कानून देते हैं? जो लड़कियां और ख़वातीन इन हमलों का निशाना बनती हैं, उनका कसूर सिर्फ ये होता है कि वो अपनी तालीम, अपने ख्वाब, अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां निभा रही होती हैं या इनकार कर देती हैं, और इनकार सहने की हिम्मत पाकिस्तानी मर्द नहीं रखता। एक लम्हे की सफाकी उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है, मगर ये बात भी सच है कि उनके हौसले को ख़त्म नहीं कर सकती। नाज़रीन, पाकिस्तान में तेज़ाब गर्दी के ख़िलाफ़ कवानीन मौजूद हैं, उस जुर्म के लिए सख्त सज़ाएं भी मुकर्रर की गई हैं, लेकिन असल ज़रूरत मौसर अमल दरामद, फौरी इंसाफ, तेज़ रफ्तार तहकीकात और ऐसे केमिकल्स की फ़रोख्त पर सख्त निगरानी की है। सिर्फ कानून बनाना काफ़ी कभी नहीं होता और उस पर बिला इम्तियाज़ अमल की भी ज़रूरत होती है। नाज़रीन, आज ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत, अदलिया, तालीमी इदारे, मीडिया, माशरा मिलकर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अवलीन तरजीह बनाए, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को। जब तक मुजरिम को यकीन ना हो कि उसे फौरी और यकीनी सज़ा मिलेगी, ऐसे अफसोसनाक वाक़यात का मुकम्मल ख़ात्मा मुश्किल रहेगा। ये वाक़या हमें ये पैगाम भी देता है कि अगर आज हमने नफ़रत, तशद्दुद, अदम बर्दाश्त के ख़िलाफ़ इज्तिमाई आवाज़ बुलंद न की तो कल कोई और बेटी, बहन या डॉक्टर इसी जुल्म का शिकार हो सकती है। एक महफूज माशरा सिर्फ मजबूत कवानीन से नहीं बल्कि जिंदा ज़मीर, अखलाकी तरबियत और इंसाफ की बालादस्ती से ही तश्कील पाता है। इसी सिलसिले में नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं आमना मसूद जंजुआ साहिबा, शराफत अली साहब। आमना, क्या कहेंगी आप, एक और ख़ातून, एक और डॉक्टर और एक और तेज़ाब गर्दी का वाक़या, और वो भी हमेशा की तरह एक और ख़ातून के ख़िलाफ़, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूंगी कि पाकिस्तान बदकिस्मती से एक ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जिसमें कि खवातीन के ऊपर जुल्म एक हर रोज का वाकया बन गया है। एक ऐसी चीज बन गया है कि जैसे इनएविटेबल कोई चीज होती है वो हो गया है कि यहाँ पे हर औरत गैर महफूज, और ये ऐसा महसूस होने लगा है कि इवन ये कोई सड़क पे नहीं हुआ, ये कोई ऐसी कोई रिमोट जगह पे रात के अंधेरे में नहीं हुआ, दिन दहाड़े हॉस्पिटल के अंदर जहां पर एक डॉक्टर को पूरी सिक्योरिटी और पूरी पावर हासिल होती है, ऐसी जगह पर इस वाक़े का होना ये और भी ज्यादा लम्हा फिक्रिया है और इस तरफ निशानदेही करता है कि पाकिस्तान में ये चीज अब जैसे राइज हो चुकी है। और जो लोग इस तरह क्रिमिनल माइंडसेट रखते हैं या एनिमिटी रखते हैं फॉर एनी ऑफ द रीजंस खवातीन के खिलाफ, उनको एक आइडियाज मिल रहे हैं। एग्जैक्टली, अच्छा, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, हम भी अगर किसी ने जी मुझे ठुकराया है, अच्छा मैं उसको ऐसे सबक सिखाता हूँ, मैं भी उसको जिंदा नहीं रहने दूंगा, मैं भी उसे जीने का हक नहीं दूंगा, मैं वो जलील करके उसको जिंदा रखूंगा। और जिस खूबसूरती पे उसको नाज है मैं उसकी खूबसूरती उससे छीन लूं। मतलब ये वो वाहियात सोच होती है, वही ये मैं कहती हूँ कि ये हैवानी सोच होती है लोगों की कि अगर उनको कोई चीज हासिल नहीं होती या कोई खवातीन उनको हासिल नहीं होती तो वो कहते हैं कि मैं इनको किसी के भी काबिल नहीं छोड़ूंगा। जी बिल्कुल, और मैं ऐसा इंतकाम लूंगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी
बुरा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा शराफत साहब, ये बताइएगा कि एक तो इसका जो है नफ्सियाती पहलू जो है आमना साहिबा ने उजागर किया, लेकिन एक बात जो हमने देखी है कि इस दफ़ा जो गवर्नमेंट थी और पुलिस की तरफ से बड़ा स्विफ्ट एक्शन जो है इस पे लिया गया। एक इनकाउंटर में जो है वो उसको गिरफ्तारी की कोशिश में उसको फ़ौरन ही जो है वो उस जाम भाग हो गया वो जो मुलजिम था। लेकिन एक बात यह है कि जो तेज़ाब गर्दी जैसे जो संगीन जराइम है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, अल्लाह करे कि ये आखिरी वाक़या हो, लेकिन क्या हुकूमत ने कोई अमली इक़दामात किए हुए, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तेज़ाब की फ़रोख्त और ख़रीदारी पर जो कवानीन मौजूद हैं, क्या उस पे ऊपर मौसर अमल दरामद हो रहा है या इस निज़ाम में भी मज़ीद सख्ती की ज़रूरत है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये कि इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है, और ये एक बिल्कुल भयानक इंसिडेंट है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, इट्स हैपनिंग, और ये पहले भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप पीछे जाके देखें इसका एक और एस्पेक्ट के 2011 में पाकिस्तान पीनल कोड में तरमीम आई थी, उसमें सेक्शन 336 ए और बी ऐड किए गए, जिसके अंदर जो तेज़ाब गर्दी है उसको बाकायदा तौर पे जुर्म करार दिया, उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट रखी गई। एसेट सर्वाइवर फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने कोई मेरा ख्याल है कि 2018-19 में एक स्टडी की थी। उससे ये पता चला कि जो उस लॉ की इन्फोर्समेंट के बाद कोई 70+ % के करीब, अराउंड 70% के करीब जो है वो इंसिडेंट जो है वो उनमें कम हुए। लेकिन बात यह है कि अगर एक भी हो तो वो भयानक है। मतलब हम परसेंटेज को इसलिए पॉजिटिव नहीं कह सकते कि जी जुर्म कम हुआ है, जुर्म होना ही नहीं चाहिए। और अब जहां तक बात है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि मुलजिम को सजा देने की, सजा वहां से शुरू होनी चाहिए। ये तो चले इनकाउंटर में मारा गया या जैसे भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहते हैं या ड्यू प्रोसेस, ये एक इन इटसेल्फ एक क्वेश्चन है कि आप उसको थ्रू प्रोसेस जो है ना कि वो सजा नहीं दिलवा सके। लेकिन दूसरी तरफ ये कि आखिर कहीं से ये मिला भी तो है उसको, तेजाब फरोख्त भी तो हुआ। उस चीज को, जहां से वो चीज है, उस जड़ को भी देखने की जरूरत है। और यकीनन जो तेजाब की जो कोर्सिव मटेरियल है उसकी जो फरोख्त है उसको देखने की जरूरत है। उसके ऊपर जो है लॉ की इन्फोर्समेंट की लॉज हमारे पास हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि उसकी इन्फोर्समेंट के ऊपर हमें ज्यादा बेहतर तरीके से उसको जो है वो देखने की जरूरत है। बहरहाल हम ये नहीं, ये बहुत ही भयानक इंसिडेंट है, लेकिन कानूनी तौर पे इस पे बहुत सारे सवाल हैं। उस शख्स के मर जाने से ये सवाल जो है ना वो खत्म नहीं हुए। बिल्कुल। अच्छा आमना साहिबा, एक मसला ये है कि देखें ये एक माशरे की सोच है कि जो ख़ास तौर पे क्योंकि एसिड विक्टिम्स जो हैं वो अगर हम 99.9% देखें तो वो ख़वातीन ही होती हैं, कि जो नौजवान हैं, जो मर्द हजरात हैं, इसके लिए जो इनकी जो सोच को बदलने की चीज़ है कि उनमें जो बर्दाश्त, एहतराम और मुस्बत रवैयों के फ़रोग़ के लिए क्या ऐसे इक़दाम तालीमी इदारे कर सकते हैं, वालिदैन कर सकते हैं, मजहबी और समाजी रहनुमा कर सकते हैं कि अब इस सोच को बदला जाए। ठीक है, कानून की बालादस्ती अपनी जगह, जरा जो एक फौरी इंसाफ की यकीनी अपनी जगह, और जो कि रूल ऑफ लॉ होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट अहम है माशरे में अमन व अमान और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए। लेकिन अगर हम रवैये चेंज करने हैं, सोच चेंज करनी है, तो उसके लिए भी तो कुछ इक़दाम करने चाहिए। जी जी हाँ, बिल्कुल। ये तो लाजमी जुज़ है, और हुकूमत का जहाँ ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे वाक़यात ना पेश आएँ, वहाँ ये भी फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, ऐसे काउंसलिंग सेशंस हों जिनमें कि बिलखुसूस यूथ, ख़वातीन और हजरात दोनों के अलग अलग इस तरह के प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग, जिसमें कि इस्लामी शार के पस मंज़र में उन्हें एक बेहतरीन एक तरीका ज़िंदगी गुजारने का, अपने माशरे में रहने का, अपने मामलात निपटाने का, अपने फाइनेंशियल मामलात निपटाने का, अपने रिलेशनशिप मैनेज करने का उनको एक काउंसलिंग सेशन टाइप का उनको मिले। तो अब जो देखें, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल वेल बीइंग कितनी इम्पोर्टेंट है।
और जो भी इस तरह के एक्सट्रीम चीजें होती हैं वो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस से ही होती हैं। बिल्कुल। कितने मर्द ऐसे घरों में बैठे हुए हैं जिनका कि सुकून नहीं मिलता जब तक कि वो अपनी बीवी को मार नहीं लेते। बिल्कुल। तो ये क्या होता है, ये नॉर्मल चीज नहीं है, दिस इज मेंटल इम्बैलेंस, दिस इज साइकोलॉजिकल इश्यूज, एक्यूट साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो ये जो इसे फेंकने वाला जो माइंडसेट है, दिस इज एक्सट्रीमली साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस, और ये एक साइकेट्रिक इशू है लोगों के साथ जो ये करते हैं ये एक्ट। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हुकूमत का फर्ज है कि ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए जो कि स्कूलों के और लेवल घरों पर से भी उनकी सोच और तरबियत शुरू की जाए। और घरों में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो माएँ हैं जो अपने बेटों की खास तौर पे, क्योंकि आज तक खवातीन की तरबियत पे, उनको कंट्रोल करने पे तो जोर दिया गया, लेकिन लड़कों की तरबियत पे शायद थोड़ी कहीं कमी रह गई, जिसकी वजह से ये माशरा आज इस शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। शराफत साहब, ये बताइएगा कि ठीक है, इस वाक़े में तो हम देखते हैं कि फौरी तौर पे जो मुल्ज़िम है वो जहाँ बहक हो गया, लेकिन आपने कहा कुछ सवाल रह गए। अभी हम नूर मुकद्दम का केस, आमना साहिबा ने उसका हवाला दिया है, तो मैं कहूँगी कि अगर हम ये केस कोर्ट में जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो कोर्ट्स हैं वो इंसाफ कर पा रही हैं, वो मुजरिमों को सजाएं दे रही हैं? क्योंकि क्या मुजरिमों को बरवक्त और सख्त सजाएं ना मिलने की वजह से भी तो ऐसे जराइम में इजाफा हो रहा है? अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है। जुर्म उसी वक्त ही होता है जो एक मुजरिम का माइंड सेट है, वो ये है कि उसको बच जाने का यकीन होता है। अगर उसको ये यकीन हो कि वो पकड़ा जाएगा, उसको सज़ा हो गई, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, डेथ पेनल्टी हो जाएगी, या इवन ये कि उसको 10 साल सज़ा हो जाएगी, तो कोई शख्स जेल नहीं जाना चाहता। उस मुजरिम को ये यकीन होता है कि वो बच जाएगा। जो आपका निज़ाम इंसाफ है उसके अंदर ऐसे लूप होल्स होंगे जिसको वो इस्तेमाल करके निकल जाएगा, और जाहिर है उसके पीछे एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो है कि वो भी मौजूद है। तो इसमें तो कोई शक नहीं। रही बात इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की, तो अगर कन्विक्शन रेट की बात की जाए तो इस वाले, चूंकि आपको एविडेंस चाहिए। अब ये वाला जो इंसिडेंट, इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं, इसमें चूंकि एविडेंस जो है वो बहुत ही विजिबल होती है। मतलब ये कि जो विक्टिम होता है उसकी पूरी बॉडी जो है ना, कि वो इन इट सेल्फ एविडेंस होती है। तो इसलिए वहां पे उसमें कन्विक्शन के जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली आम उन मुकदमात में, जैसे कि ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे शहादत आसानी से नहीं मिल सकती, उनके मुकाबले में यहाँ ज्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने वो पहले जो डेटा भी बताया था कि इसमें जो कन्विक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा थी, और इसमें ओवरऑल ऑफेंस का जो रेशियो है वो भी, अगर आप इसको 10-15 साल पहले लेके जाएं तो और अब लेके आए तो, यानी कि 2011 में जब ये लॉ आया था और वहां से अब तक, तो 15 सालों में अगर आप देखें तो आपको ओवरऑल इंसिडेंट जो है ना कि वो कम होंगे, और कन्विक्शन बतदरीज कम है, और कन्विक्शन भी हुई है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि अगर एक भी इंसिडेंट है तो वो बहुत भयानक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी तदारक करने की जरूरत है। अच्छा आमना साहिबा, जो भी लड़की इस तरह के वाक़े का शिकार होती है, ख़ास तौर पे तेज़ाब गर्दी का, उसकी ज़िंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती। यहाँ पर अल्लाह करे कि इनका चेहरा और बाकी सब चीज़ें इंटैक्ट रहें, लेकिन हमने बहुत बहुत तकलीफ़ दे मनाजिर भी देखें इस तरह के वाक़यात में। क्या लगता है कि मुतासरीन के लिए कुछ सरकारी सतह पर कुछ मुफ्त इलाज, नफ्सियाती माउनत और कानूनी मदद का कोई मौसर निज़ाम मौजूद है? ऐसा तो कुछ मौजूद नहीं है, मगर हाँ कुछ ऐसे नॉन गवर्नमेंटल इदारे हैं जो कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक जो मिसबा का जो वो मुसरत मिसबा का, जी जी, मुसरत मिसबा का, तो वो एसिड विक्टिम्स को ही लेती हैं और उसके बाद फिर वो उनको ट्रेनिंग देती हैं, अपने पार्लर पे उनका इलाज मुकम्मल करवाती हैं और उनको एक फ़ाल ज़िंदगी गुजारने की तरफ लेकर आती हैं। तो इस तरह इक्का दुक्का ऐसे हैं जो कि ऑन देयर ओन मतलब कर रहे हैं, नॉट विद द गवर्नमेंट हेल्प। मगर ये गवर्नमेंट के ऊपर लाजिम होना चाहिए कि इस तरह के लोगों को, और भी जो ख़वातीन विक्टिम्स बनती हैं ऑफ वायलेंस, चाहे वो जल कर हो, चाहे वो एसिड विक्टिम हो, तो उनकी एक तो कंप्लीट मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, बिल्कुल, उनका जो जहन पे ट्रॉमा का इम्पैक्ट है ना, वो उनका सालों भी नहीं जाएगा जी। और वो दुनिया को, और स्पेशली मर्दों पे से तो उनका ट्रस्ट ही हमेशा के लिए उठ जाएगा। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए
उनके लिए साइकोलॉजिकल हेल्प इंतहाई जरूरी है, जितनी भी उसमें टाइम लगे, चाहे 1 साल चाहे 2 साल, और मेडिकली उनकी प्लास्टिक सही। सर्जरी करवाई जाए, जिससे कि प्लास्टिक सर्जरी से तो आपको पता है कि वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एंड बिल्कुल। ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव, मगर ये कि गवर्नमेंट को ये एक्सपेंसेस बेयर करने होंगे, सही। क्योंकि आफ्टर ऑल ये गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से ही ऐसे लोग रैम्पेंट फिर रहे हैं, और वो अस्पतालों जैसी जगहों को भी नहीं छोड़ रहे, और डॉक्टर्स जैसे मुअज़्ज़ज़ पेशे को भी नहीं छोड़ रहे कि एक खातून डॉक्टर है जिसका काम ही इंसानियत की खिदमत करना है, और उसको भी इस तरह की तकलीफ और इस तरह के ट्रॉमे का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। तो इसमें दोनों तरह की साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल हेल्प चाहे पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं है, बाहर भेज कर आप उसको करवाएं। बिल्कुल। अच्छा शराफत साहब, एक और चीज़ बड़ी अहम जो इस मौके पे देखी कि बावजूद इसके कि हॉस्पिटल के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ हर तरह की फैसिलिटी है, लेकिन जो एक बड़ी वाज़ेह तौर पे चीज़ देखी गई कि हमारे यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की या जो फर्स्ट एड की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स होने चाहिए वो नहीं थे। जैसे कि जब एक वो जो लड़का था जो आग के उनको बचा रहा था वो भी इसका शिकार हो गया। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर कोई इस किस्म का इंसिडेंट होता है, खाली तेज़ाब गर्दी नहीं, बाकी सब चीज़ों की एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ वाक़या हो तो उसको किस तरीके से डील किया जाए, क्या कौन से डूज़ हैं, कौन से डोंट्स हैं जिनका ख्याल रखा जाए। देखिए, इसमें ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल ये कि यूएन के लेवल के ऊपर आपको अगर आप जाएं, आप इवन हर एम्प्लॉय के लिए एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है कि आपने इमरजेंसी की सूरत में कैसे बिहेव करना है, आपके अगर फायर है तो कैसे वो करना है, अगर कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हो जाता है तो कैसे करना है, उसके अलावा अगर कोई जख्मी हो जाता है तो ये एक बेसिक, और ये तो बिल्कुल एक किस्म की अपार्ट फ्रॉम ये तो हॉस्पिटल था, मतलब अदरवाइज जो है ना, जैसे आमना साहबा ने भी कहा कि ये तो स्कूल से शुरू होनी चाहिए। इट्स रिलेटेड टू सिविक सेंस कि आपको अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई इमरजेंसी होती है, तो उसमें आप किसी की जान कैसे बचा सकते हैं या कैसे जो सफरिंग्स हैं उसको कम कैसे कर सकते हैं, बजाय इसके कि वहाँ एक लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाए और आप जो है जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको पहुंचने में भी जो है ना वो ताखीर हो। तो ये ओवरऑल माशरती रवैया है। हमारे यहाँ एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता, मतलब अभी तक हम लोग इस बात पे नहीं पहुंचे। इस्लामाबाद में भी आपकी 5 रोया रोड्स बन गई हैं, आपके लिए मेट्रो के लिए सेपरेट रोड मौजूद है, रूट्स भी लग जाते हैं स्पेशल जो है ना कि वो कॉन्वॉयज को गुजारने के लिए, लेकिन अभी तक एम्बुलेंस को गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। अगर एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस जाए तो वो फंस जाए। तो ये वो रवैया है और ये वो प्रायोरिटी है कि हमें भी नहीं पता कि अगर हम फंस जाएं तो ट्रैफिक में एम्बुलेंस को कैसे रास्ता देंगे, और उसके लिए कोई स्पेसिफाइड कोई जगह भी नहीं है कि अगर एम्बुलेंस होगी तो वो इस वाली लेन से जो है ना वो क्रॉस कर सकती है। तो ये तो डेफिनेटली इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, बिल्कुल बेसिक्स के लेवल के ऊपर काम करने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शराफत साहब। आमना साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और आने वाले बजट पे एक नज़र डालते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान का माली साल का 2026-27 का बजट 10 जून को पेश किया जा रहा है और एक बार फिर करोड़ों आवाम की नज़रें उस दस्तावेज पर जमी हुई हैं। एक ऐसा बजट जिससे हर मजदूर, किसान, सरकारी मुलाजिम, पेंशनर, दुकानदार और सफ़ेद पोश तबका ये उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद इस बार उसे महंगाई के तूफान से कुछ निजात मिल जाए। गुज़िश्ता चंद बरसों में अशियाए खुर्दोनोश, बिजली, गैस, पेट्रोल और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ, जिसने आम आदमी की ज़िंदगी को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। सवाल यह है कि क्या इस बजट में गरीब और मुतवसत तबके को हकीकी रिलीफ मिलेगा या फिर सिर्फ अदादो शुमार और दावों के ज़रिए आवाम को सब्ज़ बाग दिखाए जाएंगे? क्या हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम करेगी? क्या तनख्वाहों और पेंशन में ऐसा इजाफा होगा जो बढ़ती हुई कीमतों का बोझ कम कर सके? क्या टैक्स का बोझ कम आमदनी वाले तबके की बजाय ज़्यादा वसाइल रखने वालों पर मुंतकिल किया जाएगा या फिर एक बार तमाम तर माली जिम्मेदारी
अवाम के कंधों पर डाल दी जाएगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं अहम सवालात का जायज़ा लेंगे, माहिरीन से जानेंगे कि बजट के मुमकिन असरात क्या होंगे, कौन से शोबे फ़ायदे में रहेंगे और कौन से जो आम शहरी की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ सकेगी। क्या ये बजट माशी इस्तेहकाम की तरफ एक मुस्बत कदम होगा या अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करेगा। जी नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब ने। जी सदीकी साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत 2026-27 के बजट में गरीब और मुतवसत तबके को क्या कोई हकीकी रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो इसके कुछ समरात पहुँचेंगे आम और मुतवसत तबके की अगर हम बात करें तो? बहुत शुक्रिया आपका। बजट तकरीर होगी, उसमें आम आदमियों की हालत बेहतर बनाने के लिए बहुत से खुशनुमा अल्फाज होंगे, लेकिन जो बजट तजावीज़ होंगी वो अमली तौर पर उसमें कहीं कहीं तनख्वाहदार तबकों को या कुछ लोगों को कुछ मराद दी जाएगी। लेकिन जो बात पूरी जिम्मेदारी से कही जा सकती है कि दूसरी जो हुकूमत की तजावीज़ होंगी बजट में, उसके नतीजे में जो कुछ रिलीफ आवाम को या कुछ लोगों को दिया जाएगा, उससे कई गुना ज्यादा दूसरे हाथ से उनकी दूसरी जेब से निकाल लिया जाएगा। यानी अमली तौर पर अगर कोई तबका ये समझ रहा है कि जो जिस हालत में मईशत है और जो इस हुकूमत की या माजी की तमाम हुकूमतों की वफाक की या सूबों की पॉलिसियाँ रही हैं, उसमें ये है ही नहीं कि आम आदमी को कोई जो है हालत बेहतर बनाई जाए, बल्कि जो पार्लियामेंट में मेंबरान बैठे हैं, जो सूबाई असम्बली में बैठे हैं, उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है, क्योंकि वही हुकूमत को लाते और गिराते हैं। दूसरा ये था कि IMF के साथ जो मामला तय किए जाते हैं कि ताकि उनकी किस्त मिले, उसमें हुकूमत IMF से ये कहती है कि जनाब हमें कुछ ताकतवर तबकों से तो हम ले नहीं सकते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस लगा दें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें, तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें, तालीम का बजट कम कर दें। वो कहते हैं जी आपका मुल्क है, आपकी मर्जी। उसको शराइत का नाम दिया जाता है, हालांकि वो शराइत नहीं होती। तो उसके नतीजे में भी अवाम पे बोझ पड़ेगा। सूबे जो बजट में लाएंगे उस पर भी अवाम पे बोझ पड़ेगा, उसमें भी कर्जे लिए जाएंगे, ताकतवर तबकों को मराद दी जाएगी, प्रॉपर्टी माफिया को हम देखेंगे कि बेतहाशा मराद दी जाएंगी। इससे पहले सरकारों को दी जा चुकी हैं, स्टॉक एक्सचेंज वाले भी थे। अब के ज्यादा जोर जो होगा वो होगा कि जो काला धन रखने वाले कई हजार अरब रुपए प्रॉपर्टी में लगे हुए हैं, और वो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ या 4 करोड़ में डिक्लेयर होती है, उन सबको मराद दी जाएंगी। लेकिन कोशिश ये होगी कि IMF से कर्जे मिलते रहें। तो ये तवक्को करना मैं आवाम को आज खबरदार करना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक जुमला पूरा कर लूँ। पिछले 38 साल आप देखें, तीनों पार्टियों की हुकूमत रही, फौजी हुकूमतें भी आई, 16 IMF के प्रोग्राम हो चुके हैं, सब नाकाम थे, और अब यकीनी बना लिया गया है कि 17 प्रोग्राम में जाएंगे तो वही कुछ होगा जो पिछले 38 वर्षों में हुआ था। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। जितने भी माहिरीन हैं वो कोई बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद नज़र नहीं आ रहे इस बजट से। हमने पिछले साल भी देखा था कि तमाम जो माहिरीन थे, जो टेक्नोक्रेट से, उनको बुलाया गया, उनकी गुजारिशात सिफारिशात सारी सुनी भी गई, लेकिन जब बजट आया तो वो उसके बरक्स था। आपको क्या लगता है इस दफ़ा भी सिलसिला शुरू है? सारे चैम्बर्स के जो आला ओहदेदारान हैं वो कारोबारी तबके की जितनी भी गुजारिशात हैं वो पहुँचा रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनके ऊपर इस दफ़ा अमल दरामद होगा, या सिर्फ वो एक डाटा गैदरिंग और एक वाइब या ख्वाहिशात को चेक करने का एक मैयर होता है और उसके अंदर अमल दखल हुकूमत के हाथ बधे हुए हैं, वही IMF का बजट ही मिलेगा हमें? मोहतरमा, मैंने पहले अर्ज कर दूं कि IMF के कोई हाथ नहीं बंधे हुए, ये खुद IMF का नाम लेते हैं। हमारी जो बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के जो ताजिर हैं, जो सनतकार हैं, जो बरामद कुनगान हैं, जो फेडरेशन है, जो चैम्बर्स हैं, वो अपने मेंबरान का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। उनकी बातें हमेशा मानी जाती हैं, इस दफ़ा भी मानी जाएंगी, उन्हीं को मराद मिलेंगी। वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था। इसलिए ये वो लोग हैं जो हुकूमत पर असरअंदाज होते हैं। इस वक्त जो तीनों पार्टियां बड़ी हैं वो तीनों हुकूमत में हैं, किसी या सूबे में या वफाक में, उनमें से किसी ने भी आज तक, रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, तीनों पार्टियों ने, तहरीक इंसाफ ले लीजिए, पीपल्स पार्टी और PMLN, इन तीनों ने कभी भी अपने उस मंशूर पर जिसके नतीजे में वो सो कॉल्ड इंतखाबात के नतीजे में आते हैं, ना माजी में अमल किया, ना इस साल करेंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। लेकिन ताजरों के, सनतकारों के, प्रॉपर्टी वाले लोगों के, इनके मुफादात हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनको बरात दी जाएंगी, और ताकि वो मुतमईन है, और आवाम को ऊपर बोझ डाला जाएगा। पेट्रोलियम लेवी आप देखेंगे बढ़ेगा,
टैक्सों की वसूली में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बढ़ेंगे, तो मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाया जाएगा, काला धन सफेद होता रहेगा। नतीजतन ये होगा, जो मैं एक बात आपको बता दूं ताकि अवाम को समझ में आ जाए, हुकूमत जितने भी दावे करे, वफाक ने जो रेवेन्यू इकट्ठे टैक्स से इकट्ठे करने का हदफ रखा है उसका बेशतर हिस्सा अवाम से पास से आता है, उनकी जेब से जाता है। जब वो पैसा आ जाता है उसमें NFC अवार्ड के तहत सूबों को हिस्सा दिया जाता है। फिर जो रकम बचेगी उससे तो कर्जों पे सूद अदा नहीं होता। तो अवाम ये सोचें कि वो किस बुनियाद पे उम्मीदें रख रहे हैं जब हुकूमत के पास जो रकम बचेगी जो अवाम से कुशल के दी गई है, मालदार लोगों ने बहुत कम दिया है, वो से सूद अदा करने के बाद NFC अवार्ड के तहत देने के बाद उनके पास पैसा बचेगा ही नहीं। वो कर्जे लेके इधर उधर से लीपापोती करके पूरा करेंगे। पेट्रोलियम लेवी को आप देखेंगे कोई 1700 अरब रुपया अवाम से लिया जाएगा, 1700 अरब रुपया। अगर मैं ये बताऊं कि 2022 में सिर्फ 127 अरब रुपए लिया गया था, तो अगर 1600 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी में आप ले लें तो पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे, दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट की किराए, हर चीज बढ़ जाएगी। GST जब आप बढ़ाते हैं, जब भी यही होता है, तो तमाम पॉलिसी देखेंगे अवाम के ऊपर बोझ डालेगा। लेकिन अवाम, मुसीबत ये है कि वो कभी भी मुतालबा नहीं करते, सोशल मीडिया पर वो बातें करते हैं जिनका उनसे ताल्लुक नहीं होता। देखिए कौन बेईमानी से जीता, कौन ईमानदारी से जीता, किसकी बेल हुई। अरे भाई आप अपनी बात करो कि मेरे मुल्क के 26 मिलियन बच्चे, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, तल्ख है, 26 मिलियन बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे। कौन है? गरीब लोग। हालांकि आइन ने ये कहा है 25 अलिफ में कि मुफ्त तालीम देना, लाजमी तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। 25 अलिफ तो न पार्लियामेंट उस पर जोर शोर डालती है, न मीडिया डालता है, न सुप्रीम कोर्ट डालती है, इसलिए कि 25 अलिफ जो है आइन है। तो अगर इलेक्शन के लिए रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलती है, बड़ी अच्छी बात है। कभी इसके लिए भी खोल ले कि भाई ये 25 अलिफ में तो आपने 26 मिलियन बच्चों को स्कूल भेजना है, तो पैसा तो रखा नहीं है, तो ये तो अगले 50 साल में भी नहीं जाएंगे। ये एटीट्यूड है जो हमें बदलना होगा। वही बैंक लूट रहे हैं, वही इस्लामी बैंक लूट रहे हैं, अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं, मईशत को तबाह कर रहे हैं। जब तक ये चीज ठीक नहीं होगी, आवाम समझ लें कि पाकिस्तान बहुत ताकतवर मुल्क है। अगर ईमानदारी से चलाया जाए तो इस खित्ते का सबसे ताकतवर, सबसे खुशहाल मुल्क बनने की सलाहियत रखता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो रैंकिंग आई है उसमें दुनिया के 10 ममालिक जहां भूख की सूरत हाल संगीन है, 10 ममालिक टॉप, उसमें पाकिस्तान शामिल है। कौन सा मुल्क? जो जरी जमीन है, इसकी मेहनती किसान है, और जहां इस्लाम ने ज़कात का निजाम दिया है। कुछ इदारे दावे करते हैं जी हम 4 लाख आदमी को खिला रहे हैं रोजाना। अरे भाई खिला रहे हैं तो आप तो भूख है। सही। अच्छा जी डॉक्टर सदीकी, मैं ये कहूँगी कि हमेशा से बात होती है कि जी टैक्स नेट बढ़ाया जाए, टैक्स नेट को बढ़ाने की बात तो होती है, लेकिन इसमें भी हुकूमत कामयाब नज़र नहीं आ रही। टैक्स चोरी रोकने के लिए कुछ जामे हिकमत अमली इस दफ़ा बनाई जा रही है, या दबाव उन्हीं पे होगा जो हमेशा से टैक्स देते आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा तबका अभी भी टैक्स नेट का हिस्सा नहीं बनेगा? मोहतरमा, अभी आपने जुमला इस्तेमाल किया कि हुकूमत टैक्स नेट लेने में कामयाब नहीं हुई। मैं मुत्तफिक नहीं, वो लेना चाहते नहीं है। मैं तो देखें, जब मैं बाहर से आया था 95-96 से मैं देख रहा हूँ कि उस वक्त ये कहा जाता था कि हम लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे और उसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 20-25 साल के बाद कहा जी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। अब कहने लगे जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे। अरे भाई कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने करना है, क्या लोगों के पास जो प्रॉपर्टी है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, जो गाड़ियां हैं, जो बैंकों में 37,000 अरब पड़े हुए हैं, उसका कुछ हिस्सा कौमी बचत स्कीमों में पैसा, उसकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं। आप प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में 10 बच्चे बिठा दें, उनको कंप्यूटर दे दें और उनको ये सारी तफसीलात दे दें कि भाई ये है, इतना कौमी बचत में लगाया है। मसलन मैंने अगर कौमी बचत में 1 करोड़ रुपए लगाया है तो क्या हुकूमत के पास नहीं है? मुझे खत लिखे वहां से प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी कि भाई अल्लाह का शुक्र करें, इस मुल्क ने आपको इतना पैसा दिया कि आपने 1 करोड़ लगाया, मगर आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया, न टैक्स दिया, तो आप 1 हफ्ते में दे दें, वरना इसमें से हम काट लेंगे। काट लें पैसा। मैं आपको बताऊं 1,000 अरब रुपए मिल जाएगा। लेकिन मुसीबत ये है कि जो ताकतवर तबके हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी माफिया है, जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, पार्लियामेंट के मेंबरान है, वो भी डिक्लेयर नहीं करते। आपको पता है, सारी दुनिया को पता है। तो इसका मतलब ये है कि सियासी अज़्म नहीं है। ये कहना कि कामयाब नहीं हुए, ये गलत है। वो उस हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। आपको याद है कि मुशर्रफ ने कोशिश की थी तो कि जी सिपाही भेजने शुरू कर दिए थे दुकानों पर, तो उसमें भी वापस ले लिया था, हालांकि फौज की ताकत थी। लेकिन वो भी सियासी अज़्म नहीं था, इसलिए कि वहां भी माफिया लोग बैठे जिनके जो अपनी जायदादें हैं। मसला ये है
कि जब तक ये नहीं होगा, और ये बात मैं आज क्यों कह रहा हूँ, आज इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ जब से 95-96 से, लेकिन आज मैं ज्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि हमने बुनियानो मरसूस की बात की है फील्ड मार्शल साहब ने। क्या उनको मुझसे ज्यादा पता है, वो हाफिज कुरान है, कि बुनियानो मरसूस जो है सूरह सफ की आयत नंबर 4 है। अल्लाह ताला ने कहा मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ जो कि मैं जुमला पूरा सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। तो हमने भारत को शिकस्त दे ली, उसके बाद वो खामोश हो गए। अरे भाई आगे चल के अल्लाह ताला ने ये कहा है उसी सूरह सफ में आयत 11 में, अगर आपने माल की कुर्बानी नहीं दी तो आपको फतह नसीब नहीं होगी। तो माल की कुर्बानी तो आप क्या देंगे, आपको मराद दे रहे हैं चोर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो कारोबारी तबका है वो सख्त तशवीश में मुब्तला है कि अगर रीजन की बात की जाए तो जो डिस्काउंट रेट है, पॉलिसी रेट जो है वो 5-5.5% पे खड़ा है और हम 11-11.5 पे फिर हैं। और अभी जो हालिया इसमें इजाफा किया गया है वो कह रहे हैं उसकी भी कोई ख़ास वजह नहीं थी। और इस तरह जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो बहुत बढ़ जाता है। तो आप समझते हैं कि इसका कुछ इम्पैक्ट इस बजट में भी होगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट रेट जो है ना उसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक स्टेट बैंक से है। आइन के तहत हुकूमत उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। मगर मैं अपने ताजिर भाइयों से, पाकिस्तानी हैं हमारे, उनको ये चाहिए कि ज़रा हकीकत का सामना करें। हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने कानून बना दिया है। वो कानून ये बनाया कि जो डिस्काउंट रेट होगा उससे 1.5% कम करके खातेदारों को पैसा दिया जाएगा। ये गैर कानूनी है, इसलिए कि जो सूदी बैंक है, मैं आपको अहम नुक्ता बता रहा हूँ, ये जहनियत पता चलेगी पाकिस्तानी कौम की। आप देखिए करोड़ों लोगों के खाते आपके भी होंगे, तो आप अपना मेहरबानी करके जो सूदी बैंक में आपका खाता वो निकाल लीजिए। नोट कर ले, मैं आवाम को बताना चाहता हूँ, वो करोड़ों लोग, उनको मई 2023 में 100 रुपए पर 20 रुपए मुनाफा मिला था। अब वो बचत खाता, अब वो मुनाफा बैंकों का बढ़ गया, अब वो 20% से 10% पर आ गया। ऐसा अब जो मई 26 में मुनाफा मिला है 10%। तो हो ये रहा है कि ताजरों के मुतालबे पे आप डिस्काउंट रेट जब कम करते हैं तो स्टेट बैंक ने गैर कानूनी तौर पर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस का कीमा बनाकर 26 से और 40 से 4 बना के ये कहा कि जी आप वो कम करते हैं। तो जब आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, ये करोड़ों लोग जिनके डिपॉजिट है वो तबाह बर्बाद होंगे। वो लोग जिन्होंने कौमी बचत में पैसा लगाया है, शोधा जो बेवाएं, यतीम जिन्होंने महबूज में पैसा लगाया, वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, उनका मुनाफा कम हो जाएगा। तो आप ये कब तक ये करेंगे कि अपनी जेबें भर लें और आवाम को कुचल दें? तो कौमी बचतें भी नहीं होंगी, गुर्बत भी बढ़ेगी, और फिर आप दहशतगर्दी की जंग नहीं जीत पाएंगे। दहशतगर्दी की जंग कुर्बानी देने से खाली नहीं होती। हमारी फौज कुर्बानी दे रही, पुलिस दे रही, अवाम दे रही। 2004 से आज तक हमने जंग नहीं जीती। क्यों? क्योंकि हमने लोगों के दिलो दिमाग नहीं जीते। सही। इस पॉलिसी को बदला है तो ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने आगाज़ प्रोग्राम में ये बात की कि शायद अगर कुछ रिलीफ भी देंगे तो दूसरे हाथ से ले लेंगे। तो जैसे कि सुनने में आ रहा है कि इस दफ़ा सरकारी मुलाजमीन की कुछ तनख्वाहों में पेंशनर्स की परसेंटेज जो पेंशन है उसमें इजाफा किया जाएगा। लेकिन आप का क्या कहने का ये मकसद हो सकता है कि इजाफा तो होगा लेकिन उसके ऊपर टैक्सेस और बाकी इस तरह का बजट होगा कि वो इजाफा उनको महसूस नहीं हो सकेगा? नहीं, मैं तो इससे ज्यादा संगीन बात कर रहा हूँ। देखिए अगर अल्लाह ताला मेरी आमदनी बढ़ाता है और मैं खुशी से टैक्स नहीं देता तो मैं तो बड़ी ज्यादती करता हूँ। तो अगर उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, अल्लाह ताला उनको मुबारक करे, 2 रकात शुक्राना पड़ा, टैक्स दें। मैं जो बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स दें। हमारे मसले ये होता है कि इनकम टैक्स के बजाय पेट्रोल के नर्ख बढ़ा देते हैं, बिजली के नर्ख बढ़ा देते हैं, गैस के नर्ख बढ़ा देते हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देते हैं, जीएसटी बढ़ा देते हैं। अब मैं मुझे बताइए, एक आदमी जो फुटपाथ पे बेहतर तल खसीयत, जो आदमी फुटपाथ पे पैदा हुआ, अल्लाह मुझे माफ करे, वहीं मर गया, वो अगर रोटी खरीदता है तो वो टैक्स देता है, वो अगर गोली खरीदता है दवाई की तो वो टैक्स देता है, और जिन्होंने अरबों रुपए कमा रहे हैं वो नहीं दे रहे। तो मसला ये नहीं है, मसला उस गैर मुनसिफाना निजाम का है। हजरत अली ने क्या फरमाया था कि कुफ्र का निजाम चल सकता है जैसे भारत में चल रहा है, जुल्म का नहीं चल सकता। हमारा जुल्म का निजाम है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी जेब से उससे ज्यादा निकाला जाएगा। वो कहेंगे मेरी तनख्वाह बढ़ गई। अरे भाई तनख्वाह तो बढ़ी, जब आप दवाई खरीदोगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जो आप स्कूटर में पैसे डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, वहां बढ़ जाएगी, रोटी की कीमत बढ़ जाएगी, दालों की बढ़ जाएगी, सब्जी, बसों के किराए बढ़ जाएंगे, तो वो उनकी जेब से निकल जाएगा। तो जब तक इनकम टैक्स लोगों से नहीं लेंगे, उनसे जिनको आमदनी है और उसका नुकसान पूरा करेंगे। क्यों मैं बात कर रहा हूँ? शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया था कि एफबीआर 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है जितना उसको करना चाहिए। कोई छोटी रकम नहीं, 15,000। हम 100-200 अरब रुपये शो करते, रिलीफ मिल गया। अरे भाई ये 15,000 अरब नहीं आता तो आप कुछ भी कर ले, अवाम को नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने भी आधी बात की थी, एफबीआर की बात की थी, मैंने सूबों का भी निकाला।
सूबे मिला के, वफाक मिला के 25,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं। अगर इसका आधा भी वसूल कर लें, पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। मगर वही ताजिर, वही सनतकार, वो प्रॉपर्टी माफिया, पार्लियामेंटेरियंस, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, बैंक्स, ये उछल जाएंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? हम तो हुकूमत गिरा देंगे। जब तक अवाम को आपने ये नहीं समझाना कि देखो ये आपके साथ जुल्म हो रहा है, ये मजबूरी है, चाहे फौजी हुकूमत आए, एक हुकूमत आए, दूसरी आए, तीसरी आए, लोकल गवर्नमेंट आए, असेंबली आए, सबने वही करना है कि अवाम को कुचलना है, IMF से कर्जे लेने हैं और तालीम और सेहत को अहमियत नहीं देना। मुझे एक बताया जाए कि अगर एक बच्चा, डॉक्टर एक दवाई लिखता है तो वो आदमी अपनी बीवी को दवाई आदि कर देता है, बच्चे को स्कूल नहीं भेजता, तो ये कैसे चलेगा भाई? इस तरह नहीं चल सकता है। अब वक्त आ गया है कि 9/11 के बाद अब दुनिया बदल रही है। अगर आज पाकिस्तान नहीं बदला, ईरान का मसला खत्म होने के बाद अमेरिका का रवैया हमारे साथ बहुत खौफनाक होने वाला है। अभी तो ठीक है, पता नहीं चल रहा, अभी हमारी मदद की जरूरत है। उस वक्त से डरे हैं जब अमेरिका का रवैया ईरान के बाद निपटने के लिए पाकिस्तान आ जाएगा, तो फिर हमारे जौहरी प्रोग्राम का, हमारे अवाम का, हमारी सरहदों का, हमारे मिसाइल प्रोग्राम का क्या होगा? आज सोचते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्दीकी, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। वापस आते हैं और GB के इलेक्शंस के बाद वहाँ की सियासी सूरत हाल पे एक नज़र डालते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब नज़र डालते हैं गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। वहाँ के इलेक्शन के बाद क्या सियासी फ़ज़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा गुलाम रब्बानी। रब्बानी साहब, बताइएगा क्या सिचुएशन है गिलगित बल्तिस्तान में हालिया इंतखाबात के बाद? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 सीटें अभी तक नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुए, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 10 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं और 7 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं और बाकी जो हैं MWM की 1 सीट है, 2 तहरीक इंसाफ की और 2 से 3 मेरे ख्याल से आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। सही, तो क्या वहाँ पे सियासी माहौल है? क्या इनके नोटिफिकेशंस जो भी जीते हैं उनके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और एक अवाम में क्या तासुर पाया जा रहा है? अवाम में एक बेहजाज सी सिचुएशन क्रिएट हुई है। अभी मैं GBLA 13 हल्का नंबर 1 और हल्का 2 के अंदर ही मौजूद हूँ, हेडक्वार्टर स्टोर में। तो यहाँ पर हल्का 1 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो राना फरमान साहब थे, वो वादा बरतरी से उनके वादा बरतरी थी रात गए, और शाहिदा खुर्शीद साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता थी, जिसने 6,200 वोट लेके दूसरे नंबर पे थी, तो रात गए इन्होंने स्टे लिया RO के ऑफिस से, मतलब एप्लीकेशन देके। तो अभी इस टाइम जो अस्टोर है, अस्टोर के हेडक्वार्टर में इन्होंने स्ट्राइक किया हुआ है, आम दरख्त भी इन्होंने बंद कर दिया हुआ है GBLA 13 ने। और हल्का नंबर 2 से राना मोहम्मद फारूक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे, उन्होंने 6,710 वोट लेकर वाजा बरतरी हासिल की। और सेकंड आने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्बास मौसवी साहब हैं, सैयद अब्बास मौसवी साहब, जो कि 5,700 वोट लेके दूसरे नंबर पे आए। अब तक इनका भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जी रब्बानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी जगह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।